हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है हिंदी केवीएस पीआरटी के अंदर। फिर आपका हिंदी केवीएस पीआरटी कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। एंड जिस भी बच्चे ने अभी तक नोट्स को नहीं देखा है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन करो। पेड होता है तो आप लोग चले जाते हो, सो इट्स बेटर ना, फ्री में मिल रहा है तो जाके एक बार देख लो एंड उनको अच्छे से पढ़ो। हिंदी में 30 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, इसमें अपना नंबर मत कटवाओ, इसलिए एक एक चीज को डिटेल में पढ़ लो। नोट्स में हर एक चीज गिवन है। बाकी अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। समास क्या होता है? समास का अर्थ है छोटा करना, अर्थात किसी भी चीज को संक्षेप में लिखना। मतलब कोई सेंटेंस है उसको हमने छोटा करके लिख दिया, फिर एक शब्द में लिख दिया, उसे हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मेल को समास कहा जाता है। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा शब्द आते हैं, यानी कि एक सेंटेंस ही हो गया काइंडा, एंड जब हम उसको छोटा कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं तो वो समास बन जाता है। अब समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। अब वो 6 प्रकार कौन से अच्छे से देख लेते हैं। सो पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, फिर हमारा तत्पुरुष समास, थर्ड है हमारा कर्मधारय समास, फोर्थ है द्विगु समास, फिफ्थ है द्वंद्व समास एंड सिक्स्थ है हमारा बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। एंड इनको आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा समास लग रहा है, इसके लिए भी ना कुछ ट्रिक्स है, सो हम वो देख लेते हैं। जब भी आपका पूर्व पद यानी कि जब भी आपका पहला पद प्रधान होगा, यानी कि पहले पद के बारे में बात हो रही है, तो आपका अव्ययी भाव समास होगा। जब उत्तर पद प्रधान होगा, यानी कि जब पहले शब्द को छोड़ के दूसरे वाले शब्द पे ज्यादा दबाव दिया जा रहा है, उसके बारे में बात हो रही है, तो आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास में से कोई एक समास होगा ही होगा। फिर आते हैं दोनों पद प्रधान। जब भी आपका दोनों पद प्रधान हो गया, यानी कि पहला शब्द भी और दूसरा शब्द भी, दोनों के बारे में बात हो रही है और दोनों के बारे में इक्वली बात हो रही है, दोनों पे उतना ही दबाव है जितना कि पहले वाले पे है और दूसरे वाले पे। अगर उन दोनों में समान दबाव दिया जा रहा है सेंटेंस में, तो वो होगा आपका द्वंद्व समास। फिर आता है दोनों पद अप्रधान, यानी कि इसमें आपके दोनों जो पहला और दूसरा शब्द है कुछ मैटर नहीं करता, इन दोनों की प्रधानता नहीं होती है, इससे हमारा कोई तीसरा ही मीनिंग निकल रहा होता है सेंटेंस में, कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है, तो इसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो पहले समास के बारे में पढ़ते हैं। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। इसमें हमने अभी पढ़ा है कि जो पहला पद होता है वो आपका प्रधान होता है, यानी कि वो मुख्य होता है, उसी पे सारा दबाव रहता है, इसलिए हम इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी पहचान है कि जो पहला पद होगा उसमें आपके उपसर्ग लग जाएंगे, जैसे कि अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर इस टाइप के आपको कुछ ना कुछ शब्द देखने के लिए मिलेंगे पहले। जैसे कि देखिए प्रतिदिन, प्रति ये पूर्व पद है, इसमें पूरा जोड़ दिया जा रहा है, यानी कि जो इसका समास बनेगा वो बनेगा प्रतिदिन। अगर हम इसका विग्रह करेंगे यानी कि इसका मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा प्रत्येक दिन, यानी कि हर एक दिन। जैसे कि आज जन्म, तो ये समास बन जाएगा आज जन्म, जन्म से लेकर। यथा संभव, यथा संभव एक प्रॉपर वर्ड बन गया, जैसा संभव हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उपसर्ग लग रहे हैं, इन्हीं पे ज्यादा दबाव दिया जा रहा है, इन्हीं से हमारा दूसरा जो है उसके बारे में बात हो रही है। सारी की सारी जो मुख्यता है वो पूर्व पद यानी कि पहले वाले पद को दी गई है। तो यहाँ पे ये सभी है आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि आपका सेकंड पद जो होगा, यानी कि सेकंड शब्द जो होगा वो प्रधान होता है, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। यानी कि जो भी इनके बीच के कारक चिन्ह होते हैं, हिंदी में जब हम वो सेंटेंस को लिख रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कारक चिन्ह आएगा, जैसे हम उसको रिमूव करते हैं तो वो तत्पुरुष समास बन जाता है। जैसे कि देखिए राजा का कुमार, तो ये बन गया राजकुमार, यानी कि इसका ये हमने देखा कि कारक चिन्ह हमने लुप्त कर दिया, इसको गुम कर दिया, इसको हमने हटा दिया। और जो इसके बारे में अब दूसरा पद प्रधान कैसे है, मैं बोल रही हूँ राजा का कुमार, तो राजा के बारे में बात नहीं हो रही ना, राजा के बेटे के बारे में बात हो रही है, यानी कि राजा के कुमार के बारे में, तो यहाँ पे दूसरा पद प्रधान है। जैसे कि देखिए धर्म का ग्रंथ, अब यहाँ पे ग्रंथ की बात हो रही है, किसी भी धर्म की बात नहीं हो रही, इसलिए धर्म ग्रंथ, तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। अब देखिए रचना को करने वाला रचनाकार, अब जो उस चीज को कर रहा है ना, जो चीज लिखता है, जो पर्सन उसको लिख रहा है, उसको हम रचनाकार कह रहे हैं, तो यानी कि दूसरे पद पे आपका पूरा दबाव डाला गया है, तो ये है यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास। स्टूडेंट्स, इसमें भी ना तत्पुरुष समास को आपको कुछ पार्ट्स में बांट दिया गया है। तो उसमें ना ये कैसे बांटा गया, जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करंट से, हमने ये कारक चिन्ह का प्रॉपर चैप्टर पढ़ा था, तो इसमें ना उसी अकॉर्डिंग ये बांट दिए गए हैं। यहाँ पे आपका कर्ता नहीं देखा जाता है, कर्म तत्पुरुष कर्म से शुरू होता है, यानी कि द्वितीय कारक चिन्ह से शुरू होता है, ये दूसरे कारक चिन्ह से। सो ये पहला हमारा होगा कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या होगा, इसमें जो कर्म कारक है उसमें विभक्ति को हम हटाते जाएंगे, जैसे कि कर्ता ने कर्म को बोल रही हूँ ना मैं, यानी कि कर्म के साथ ऑलवेज को वर्ड आता है। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, यश को प्राप्त, तो हमने को लुप्त कर दिया, हटा दिया, तो ये बन गया यश प्राप्त। रथ को चलाने वाला, तो मैंने को हटा दिया, ये बन गया रथ चालक। और इसमें इन सभी में आपका दूसरा पद जो है वो प्रधान है, यानी कि जो गगन को चूमता है, कौन चूम रहा है, उसको हम गगनचुंबी कहते हैं। यश को प्राप्ति, इसको यश की प्राप्ति हो चुकी है या हुई है, तो हम प्राप्त वाले के बारे में बात कर रहे हैं। पहला पद प्रधान नहीं है, दूसरा पद प्रधान है, इसलिए आपका तत्पुरुष समास है। एंड यहाँ पे क्योंकि को आ रहा है इसलिए आपका है कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका करण तत्पुरुष समास। करण के साथ से लगता है या फिर के द्वारा लगता है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंसेस को देखिए। करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण, रेखा से अंकित, रेखांकित, सूर द्वारा रचित, सूर रचित। यहाँ पे सूरदास के बारे में बात की जा रही है कि सूरदास द्वारा रचित, तो हमने उसको बोल दिया सूर रचित। तो आप देख रहे हो यानी कि क्या चीज लिखी गई है, दूसरा पद प्रधान दिखेगा आपको तत्पुरुष समास में, ये चीज याद रखनी है। एंड इसमें बस आपको देखना है कि विभक्ति के अकॉर्डिंग कौन सा क्या लग रहा है, कौन सा कारक चिन्ह है, उसी अकॉर्डिंग आपके तत्पुरुष लगे वो वर्ड लग जाएगा जो कारक चिन्ह है। जैसे कि से है या के द्वारा है तो करण तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट आपका
संप्रदान तत्पुरुष, ये आपका चतुर्थी तत्पुरुष है। इसमें क्या रहेगा कि संप्रदान के साथ के लिए लगता है ऑलवेज, तो जहां पे भी आपका के लिए आ रहा है तो यानी कि वो तत्पुरुष समास है और वहां पे आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, तो हमने के लिए कारक चिन्ह को हटा दिया है। नेक्स्ट आता है आपका अपादान तत्पुरुष, इसमें आपकी पंचमी विभक्ति लगी है। इसमें से का ही प्रयोग होता है, जैसे कि करण के साथ होता है, लेकिन करण के साथ क्या था कि उसमें वो चीजों को जोड़ता है। अपादान में क्या है कि से अलग हो रही है चीजें, जैसे कि धन से हीन, धनहीन, यानी कि अब उसके पास धन बचा ही नहीं है। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, तो यहाँ पे जो से लग रहा है ये आपका अलग होने के उसमें मीनिंग निकाल रहा है शब्दों का, इसलिए आपका होगा अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आता है आपका संबंध तत्पुरुष समास, इसमें का के की लगता है, जैसे कि राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा की आज्ञा, राजाज्ञा, पर के अधीन, पराधीन। फिर आता है आपका अधिकरण तत्पुरुष, इसमें आपकी सप्तमी तत्पुरुष भी कहेंगे हम इसको, और अधिकरण तत्पुरुष में आपका में लगेगा। अधिकरण के साथ जो आपका कारक चिन्ह होता है वो में होता है, जैसे कि शोक में मग्न, शोकमग्न, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, आप पर बीती, आप बीती, तो इसमें में और पर जब भी आपको दिखेगा सेंटेंसेस में तो वहां पे अधिकरण तत्पुरुष लगेगा। थर्ड आता है हमारा कर्मधारय समास। अब तक हमने दो समास पढ़े हैं प्रॉपर, अव्ययी भाव समास एंड दूसरा है तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या रहता है कि ना इसमें आपका विशेषण विशेष्य भी देखने के लिए मिलता है कर्मधारय समास में। तो और इस तरह जब भी आपको है जो या फिर के समान ये शब्द मिलेंगे सेंटेंसेस में तो वो आपका ऑलवेज कर्मधारय समास होगा। जैसे कि कमल के समान चरण, चरण कमल, कनक की सी लता, कनक लता, प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मृग नयन, मृग के समान नयन। तो ये जब भी आपका के समान या फिर है जो आता है तभी आपका कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे आपके जनरली विशेषण और विशेष्य मिलेंगे आपके। लाल है जो मणि, लाल मणि, यानी कि यहाँ पे मणि की विशेषता बताई जा रही है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, जिसका जो कंठ होता है यानी कि जो गला है वो नीला है, इसको हम शिव जी भी बोल देते हैं। नीलकंठ जो थे वो शिव जी भी थे क्योंकि उन्होंने जहर पिया तो वो उनका गला नीला नीला हो गया था। तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास आता है। अब आते हैं द्विगु समास पे। स्टूडेंट्स, द्विगु समास में जो भी आपका पहला पद होगा वो ऑलवेज संख्यावाचक विशेषण होगा, यानी कि उसमें हमेशा नंबरिंग होगी। जैसे आप नंबरिंग देखते हो समास में तो आंख बंद करके उसको द्विगु समास पे आप क्लिक करके आ जाना। जैसे कि 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु, 3 लोकों का समाहार, त्रिलोक, 9 रात्रियों का समूह, नवरात्र, पंचमढ़ी, 5 मढ़ियों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो ये है आपकी द्विगु समास। इसमें आपको याद रखना है कि नंबरिंग होती है। फिर आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको हमेशा विलोम शब्द देखने के लिए मिल जाएगा। मैक्सिमम टाइम आपको विलोम शब्द देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। एक तरह से द्वंद्व हो रहा होता है एंड इसमें जो दोनों पद होंगे वो प्रधान होंगे, यानी कि दोनों को इक्वली मान्यता दी जाएगी, दोनों ही प्रमुख माने जाएंगे। जैसे कि देखिए नदी और नाले, नदी नाले, तो यहाँ पे नदी और नाले दोनों को ही हमने प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी है। नर और नारी, नर नारी, खराया खोटा, खरा खोटा, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। तो आपको ये चीजें याद रखनी है द्वंद्व समास में। या तो आपको यहाँ पे विलोम शब्द मिलेंगे जैसे कि ऊंचा या नीचा, ऊंच नीच, आगे और पीछे, आगे पीछे, या फिर आपको यहाँ पे ये हाइफन का साइन तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपको ये भी देखना है कि दोनों पद प्रधान है, दोनों के बारे में मुख्यतः बात की जा रही है। लास्ट हमारा समास आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है, इस समास में आपका पहला या दूसरा पद कोई भी प्रधान नहीं होता, इसमें किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि ये जनरली आपको शब्द मिलेंगे जैसे वो होते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसमें आपके वो भी आ जाएंगे। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि लंबा है पेट जिसका, उदर को हम पेट कहते हैं, तो वो गणेश जी हैं। दशानन, दश है आनंद जिसके, यानी कि जिसके 10 सिर हो उसे रावण कहते हैं। तो हिंदी में आपने इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ा है एंड इन्हीं को हम बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। जैसे कि पंकज, पंख में पैदा हो जो, इसको कमल भी बोला जाता है, तो यानी कि यहाँ पे कमल के बारे में बात हो रही है। कृष्ण जी को हम गिरिधर कहते हैं, गिरी को धारण करने वाला है जो। पीत है अंबर जिसका, यानी कि उनको हम कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है, पीताम्बर। 4 है लड़ियां जिसमें हम माला कहते हैं, चौलड़ी। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछ लेते हो, समास में भी पूछे जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की लास्ट वीडियो थी एंड बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाओ एंड ये ना प्रॉपर मैंने नोट्स में दे दिया है आपको सारे समास विग्रह जितने भी आपके मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आपको ये जरूर पढ़ने हैं, देखना है, एटलीस्ट एक बार रीडिंग जरूर देनी है, पीछे मत हटना। केवीएस एग्जाम बच्चों का खेल नहीं है, सीरियस हो जाओ, पढ़ लो, 1 महीना मुश्किल से बचा है। सो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो बाय बाय।